हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। खुश इस बात के होंगे कि आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है परमाणु की संरचना, और इस चैप्टर का ये पहला ही लेक्चर है। और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहली क्लास है, पूरी तरीके से बेसिक से हम हाई तक लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। स्टार्ट करें, चलिए जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ वो हम जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा जो है हमारा एक टॉपिक जो है परमाणु। सबसे पहले हमें जानना होगा कि परमाणु क्या होता है। परमाणु जब तक हम नहीं समझेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे समझ में आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो हमें जानना है परमाणु। तो परमाणु क्या होता है दोस्त। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो क्या करता है, जो बिना विभाजित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु होता है। ठीक है ना। देखिए, परमाणु को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है तो इसका मतलब बहुत ही छोटा जो कण होगा, जो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जो कण होता है ना, जो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म इसके कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं ना, सूक्ष्म कण, वही कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परंतु याद रखेंगे ये जो सूक्ष्म कण है वो विभाजित भी नहीं हो सकते, उससे अधिक टूट भी नहीं सकते। तो यही बात हमने लिखा है, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो बिना विभाजित हुए, विभाजित करने मतलब बिना टूटे हुए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो वही हमारे परमाणु हैं जी। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये इन सभी के परमाणु हैं जी। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु को कैसे हम दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं। सोडियम के परमाणु को N से दर्शाते हैं। कार्बन के परमाणु को C से, ऑक्सीजन के परमाणु को O से, क्लोरीन के परमाणु को Cl से। ये सब आप जानते हैं। तो ये हमारा है जी परमाणु है जी। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहली बात परमाणु को आपने समझ लिया होगा। परमाणु को याद रखेंगे, परमाणु पे गुण में आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट जिसको आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि परमाणु क्या होता है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो परमाणु है ना वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। ठीक है। तो ये दो गुण आप याद रखेंगे। अब हमें ये जानना है कि जैसे कि परमाणु होता है, तो परमाणु में आपने जाना होगा कि ये सपोज डेट में थोड़ा सा फिगर से ही बनाकर दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारे पास परमाणु है, सपोज डेट मान लेते हैं एक फिगर से, ये हमारे पास परमाणु है। अब परमाणु का ये छोटा सा नाभिक होता है, इसके अंदर इसके केंद्र में नाभिक होता है, इतनी बात जानते हैं। और नाभिक के चारों ओर इस तरीके से कक्षाएं होती हैं, ये भी बात आपको पता ही होगा। नाभिक के चारों ओर इस तरीके से कक्षाएं होती हैं, पता तो होगा ना आपको, होगा ही, बिल्कुल होगा। तो ये इस तरीके से ये कक्षाएं हैं जी। सपोज डेट से हमने मान लिया ये नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं, और ये टोटल क्या है, टोटल है परमाणु, यही है जी परमाणु। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं, नाभिक में हम क्या जानते हैं कि ये जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जी। ये जो कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसी कक्षाओं में क्या घूमती हैं, इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमती हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे जी। तो परमाणु के मूल कण,
परमाणु के मूल कणों पर बात करेंगे तो याद रखेंगे वे कण जो परमाणु में सदैव उपस्थित होते हैं उन्हीं तो उसे परमाणु का मूल कण कहते हैं। मतलब परमाणु के मूल कण का मतलब यह है कि ऐसे कण जो परमाणु में हमेशा ही होंगे, ठीक है, अगर वो ना हो तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि ऐसा कण जो परमाणु में सदैव उपस्थित होते हैं तो उसे हम परमाणु के मूल कण कहते हैं। अब मूल कण कौन कौन से हैं? तो मूल कण मुख्यतः 3 हैं, जो है हमारा पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारा प्रोटॉन और तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को P+ से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N01 से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों मूल कण हैं जी परमाणु के, ये होते ही होते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूं समझ के होंगे। एक नोट्स में यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे कि एक ऐसा भी परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं परंतु न्यूट्रॉन नहीं होते, मात्र एक ऐसा परमाणु है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अदर सभी परमाणु में पाए जाएंगे, केवल हाइड्रोजन जो है ना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात बेसिक आपको जानना आवश्यक था, जान लिए। अब हम जानेंगे, चूंकि हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज, यही इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, जो कक्षाओं में घूम रही है यही इलेक्ट्रॉन है जी। तो इसकी खोज कैसे हुआ ये हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रॉन की खोज कहें या कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, समझ जाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक नामक वैज्ञानिक थे जो है जूलियस प्लांकर। तो जूलियस प्लांकर एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कैथोड किरणों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करना स्टार्ट किया और जानना स्टार्ट किया। ठीक है ना, कि कैसे निकल रहे हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया। अब प्रयोग में क्या क्या किए हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पहले मैं इसको बता दूं एक बार पढ़ के, या सीधा मैं समझा दूं आपको। देखिए मेरा ये मानना है कि मैं आपको समझा दूंगा, समझ जाएंगे ना तो एक बार मैं पढ़ूंगा याद हो जाएगा। बट मैं जानता हूँ, मैं कहूँगा ना यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बार बार यहीं पे ध्यान देंगे, इसलिए मैं पढ़कर एक बार सुना दे रहा हूँ। आप डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, हम आपको याद कराएंगे इसी वीडियो में। तो हमने लिखा हुआ है कि जूलियस प्लांकर ने विद्युत विसर्ग नली लिया। क्या नली लिया, यहाँ पे याद रखेंगे, विद्युत विसर्जन नली। विद्युत विसर्जन नली कहें या विद्युत विसर्ग नली कहें, दोनों बात यही है, एक ही है। यहाँ पे नली रहेगा, नाली नहीं। ठीक है ना, चलिए तो नली रहेगा, विद्युत विसर्ग नली में। तो यहाँ पे लिखा गया है जूलियस प्लांकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब, यहाँ पे याद रखेंगे निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड और एनोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें, यहाँ पे अदृश्य किरणें रहेगा, अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती हैं तथा कांच के दीवार पर टकराकर हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये था जी आपका, इसी तरीके से अभी आपको पता चला, नीचे अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
तो चलिए मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़कर सुना दिया ना, अब हम एक एक चीज़ को आपको याद करा देते हैं। कैसे आया है ये सुन लीजिएगा, समझेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले ये जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि इन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिया था। इन्होंने इस टाइप से एक विद्युत विसर्ग नली ले लिए थे इन्होंने, देख लीजिए इस टाइप से, थोड़ा सा लंबा ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ हम कर लेते हैं। ये नली थोड़ा सा जो था ना, वो नली कुछ इस प्रकार था। नली इस टाइप से, ठीक है ना, थोड़ा सा कोर ना बनाकर ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा सब्र के साथ अब बने रहिएगा, एक एक चीज़ को डीप में हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो जूलियस प्लांकर ने एक यहाँ पे एक नली लिया और उस नली में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने दाब को कम कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या उन्होंने किया कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने निम्न क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, निर्वात पंप लगा दिया। नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, निर्वात पंप, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एक विद्युत मतलब एक नली लिया जिसको निर्वात पंप इसमें लगा दिया गया। अब निर्वात पंप से क्या होता है कि इसमें जो भी गैसें भरी गई हैं, जो भी इसमें गैसें हैं, उन सभी को बाहर निकालना। तो बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या कर दिया गया कि दाब को कम कर दिया गया। तो दाब को कम करना ही निम्न दाब कहते हैं। दाब को कम हो गया तो उसी को हम कहेंगे निम्न दाब। तो सबसे पहले ना इस निर्वात पंप की सहायता से ये विद्युत विसर्ग नली है, इसको निम्न दाब कर दिए हमने। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस धातु के प्लेट, मतलब इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें दो धातु के प्लेट इन्होंने लगाए। जो जूलियस प्लांकर हैं वो इनमें दो धातु को प्लेट इन्होंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। दो धातु के प्लेट लगाए और दोनों धातु को प्लेट को क्या किया इन्होंने कि इस तरीके से इनको उच्च वोल्ट वाले, उच्च विभव वाले बैटरी से इन्होंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। उच्च विभव वाली बैटरी से इसको जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया है वो देखिएगा। इन्होंने क्या किया, उच्च विभव वाली बैटरी के साथ जोड़ दिए। जैसे इस तरीके से, ये एक पहला हमारा सेल है, देख लीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहला सेल हो गया, यह हमारा दूसरा सेल हो गया, यह हमारा तीसरा सेल हो गया और ये हमारा चौथा सेल हो गया। तो ये 4 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि एक सेल में एक बड़ा वाला एक छोटा वाला डंडा होता है। तो 1 2 3 4 सेल हो गए ना। इसमें हम जानते हैं छोटा वाला ऋणात्मक होता है, बड़ा वाला धनात्मक होता है। तो इसी प्रकार ये इधर वाला ये जो धातु का प्लेट है ये ऋण से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बड़ा वाला डंडा है ये धनात्मक से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये अगर ऋण से जुड़ा हुआ है तो ये जो हमारा प्लेट हो जाता है ये हमारा कैथोड प्लेट कहलाता है। कैथोड इसको हम कहते हैं जो ऋणात्मक होता है और ये जो धन से जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो एनोड हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे उच्च विभव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया गया, उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो हम यही कह रहे हैं। इस नली का नाम क्या है, इस नली का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, विद्युत विसर्ग नली। इस नली का नाम आप याद रखेंगे, विद्युत विसर्जन नली। इस नली का नाम क्या है, विद्युत विसर्जन नली है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि जूलियस, अब ध्यान से समझेंगे, इन्होंने क्या किया कि जूलियस प्लांकर ने विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर
क्या किया, उच्च विभव पर कैथोड और एनोड प्लेट लगाकर इस बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित किया। जब इसमें धारा प्रवाहित किया तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि यहाँ से उसने ये पाया कि यहाँ से कुछ इस तरीके की किरणें निकलती हैं, यहाँ से इस प्रकार किरणें निकल रही हैं, इस प्रकार यहाँ से बहुत सारी किरणें इस तरीके से निकल रही हैं। यहाँ से इस टाइप से किरणें निकल रही हैं और ये किरणें इस तरीके से निकल रही हैं और पीछे की ये जो दीवार है ना, पीछे की ये जो दीवार है यहाँ पर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। जो एनोड का पीछे वाला दीवार है यहीं पे हरे रंग की चमक इस तरीके से उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको, यही बात आपको लिखना होगा। देखिए हमने पूरा फिगर से बना दिया है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जूलियस प्लांकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड व एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो वही बात हम यहाँ से बोल रहे हैं कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर एनोड और कैथोड और एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो पाया मतलब देखा कि जो कैथोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो एनोड के पीछे क्या कर रही हैं, हरे रंग का चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जो हमने लिखा हुआ है सेम ऐसा ही लिखें, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनकर याद करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करें। अब वीडियो में ही याद करना है। तो आपको एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखेंगे कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया और उसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर एनोड और निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो उसने देखा कि जो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। और इसी किरणों को ही उन्होंने कैथोड किरणें कहा था, ठीक है। तो यही बात लिखा गया, जूलियस प्लांकर ने जब विद्युत विसर्ग नली लेकर निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड और एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है। यहां तक तो उन्होंने देखा कि, यहाँ पे देखा शब्द हटाकर यहाँ पे लिख लीजिएगा उन्होंने पाया कि, ठीक है ना, उन्होंने पाया कि, पाया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अदृश्य किरणें इसको हम देख नहीं सकते, उन्होंने अनुभव किया, तो इसी को लिख रहे हैं कि उन्होंने पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, तो कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं, जो एनोड प्लेट की ओर जाती हैं तथा कांच की दीवार पर टकराकर, ये जो कांच की दीवार है इस पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो किरणें हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा था, जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उनको देख रहे थे कि इधर क्या हो रहा है, एक चमक उत्पन्न हो रहा है, तो उसी पर इन्होंने प्रयोग किया और सोचा, तो फिर इन्होंने स्पष्ट किया कि कैथोड से ही कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो दिखाई तो नहीं दे रही हैं, पर जो विद्युत विसर्ग नली की दीवार पर, या हम ये कह सकते हैं कैथोड के पीछे जो दीवार है उस पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, ठीक है ना। और इन्हीं किरणों को उन्होंने कैथोड किरणें कहा था। अब यहाँ पे हमने दो नोट्स में पॉइंट लिखे हैं, ये आपको समझ जाना है। देखिए आपको इतना लेकर ये फिगर बना लीजिएगा। नोट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जे थॉमसन, यहाँ पे याद रखेंगे कि जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा था,
ठीक है ना, केवल जूलियस प्लैंकर ने इतना बताया था, परंतु जो जे थॉमसन है ना, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक, उन्होंने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा था। ठीक है ना, क्योंकि यह कैथोड से उत्पन्न होती हैं। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि ये जो किरणें हैं ये कैथोड प्लेट से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इनको कैथोड किरणें कहा था। ठीक है ना, उसके बाद कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने ही किया था। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि ये जो कैथोड किरणें हैं ना, इसी को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन ही गति करते हुए जा रही हैं। ठीक है, समझ गए? तो वही बात है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि कैथोड किरणों की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन। मतलब कैथोड किरणें नाम किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, यहाँ पे एक पॉइंट्स आता है कि सर कैथोड किरणों के मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज तो जूलियस प्लैंकर ने किया था। ठीक है, सब कुछ तो वही बताए थे, तो कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया? तो ऐसा बात है ना कि केवल जो जूलियस प्लैंकर हैं वो केवल कैथोड के बारे में बताए थे कि ये होता है, नाम भी इन्होंने नहीं रखा था कि ये कैथोड किरणें हैं, केवल ऐसा प्रयोग उन्होंने किया था। फिर जे थॉमसन ने इस पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? इन जो किरण निकल रही हैं इनके गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। तो गुणों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी समय पर इन किरणों को कैथोड से प्लेट से निकल रही हैं, इसीलिए इनको कैथोड किरणें कह दिया, नाम दे दिया इनको कैथोड किरणें। और जब इनका गुण उन्होंने पढ़ा कैथोड किरणों का, तो पता ये चला उनको कि यही कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी भी गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अध्ययन कौन किए? वो जे थॉमसन ने किया था। इसीलिए जो श्रेय है ना इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय है वो जूलियस प्लैंकर को ना जाकर किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में बताया था। ठीक है, तो यही गुण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कैथोड किरणों के गुण, एक एक करके हम जानेंगे। पहले मैं कहूंगा साफ सुथरा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, जो कैथोड किरणें हैं, ठीक है ना, इन कैथोड किरणों का गुण विद्युत विसर्ग में ली गई गैस, ताप, दाब और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो कैथोड किरणें हैं, ठीक है ना, उनका जो गुण है, ठीक है ना, उनका गुण विद्युत विसर्ग जो नली हमने लिया था उसमें अगर हम गैस भी भर देते हैं, ताप दाब घटा दें, दाब बढ़ा घटा दें, चाहे इलेक्ट्रॉन जो उसमें रहेंगे, तो उन पर वो निर्भर नहीं करता। निर्भर का मतलब सिंपल सा यही है ना दोस्त, कि ये जो विद्युत विसर्ग नली निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे निम्न दाब कर देंगे या उच्च दाब कर देंगे तो इसका गुण कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे किरणें, इनका गुण ऐसा ही रहेगा। तो यही कहा जा रहा है कि कैथोड किरणों का जो गुण है वो विसर्जन नली में ली गई गैस, ताप, दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये बताया गया हमें, दूसरी बात क्या बताया गया कि कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर क्या होते हैं, उसकी छाया पर्दे पर बन जाती है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये हमारा मान लेते हैं कैथोड प्लेट है, इसी से ना ये अदृश्य किरणें इस प्रकार निकल रही थी, इससे ये अदृश्य किरणें इस प्रकार निकल रही थी कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैथोड किरणें हैं, इसके मार्ग में हम क्या रख देते हैं, इसके मार्ग में हम अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। मतलब अपारदर्शी का मतलब हमारा हाथ अपारदर्शी, इसके प्रकाश आर पार अगर नहीं निकल पा रहा है, अपारदर्शी है। तो यही है जी। तो जब हम क्या कर देते हैं, जब कैथोड किरणों के सामने यदि हम अपारदर्शी वस्तु को हम रख देते हैं तो होता क्या है दोस्त, इस तरीके से प्रकाश किरणें जाएंगी, इस तरीके से निकलेंगी। और यहाँ पे अगर हम एक क्या बना देते हैं, एक अगर हम यहाँ पे पर्दा बना देते हैं,
एक ये पर्दा है, तो इस पर्दे पर क्या होगा, एक हम इस तरीके से, एक ये पर्दा है तो इस पर्दे पर क्या होगा, ये जो है ना ये अपारदर्शी वस्तु, इसका क्या करेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और बाकी जगह सभी जगह लाइटें होंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं मैं अपना हाथ यहाँ पे रख दे रहा हूँ और लाइट में यहाँ पे बार हूँ, तो इसके जस्ट पीछे अगर सभी, आप ऐसा प्रयोग भी कर लीजिएगा कि आप देखिए ही होंगे कि मान लेते हैं कहीं पे आप खड़े हैं, अपना ही आप खड़े हैं और लाइट कोई फोकस मारा तो सभी जगह लाइट जाएंगी, पर नीचे आपके जस्ट नीचे आप देखेंगे ना तो आपका प्रतिबिंब बना होगा। तो सेम वही कहा जा रहा है कि ये जो किरणें हैं इस तरीके से जा रही हैं, तो ये इसको किरणें जो इस पर टकराएंगी वो आर पार निकल नहीं पाएंगी, तो इसके कारण इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर, कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उसकी छाया पर्दे पर बन जाती है, उसकी जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो पर्दे पे बन जाती है। अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यही बात हो गया, समझ गए होंगे आप। तीसरी बात, कैथोड किरणों द्रव्यमान, मतलब जो कैथोड किरणें हैं वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होती हैं, ठीक है ना। अतः इनमें गतिज ऊर्जा होता है। मतलब ये बताया गया जो कि कैथोड किरणें हैं इसमें कुछ ना कुछ मास इसका होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप चीनी खरीदने गए, शक्कर, तो आप कहेंगे सर अभी आप 2 केजी चीनी हमें दे दीजिए, तो 2 केजी क्या है, द्रव्यमान है, उसका एक द्रव्यमान है कि नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो कैथोड किरणें हैं उसमें भी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, और उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, मतलब वो गति भी करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह मतलब कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस चार्ज है, ऐसा आप समझिएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर माइनस चार्ज है और नीचे प्लस चार्ज है और यहाँ से हम कैथोड किरणों को इस प्रकार गुजार रहे हैं। तो देखने को ये मिला कि जब हम प्लस चार्ज और नीचे माइनस चार्ज है और कैथोड किरणों को गुजार रहे हैं, तो हमने ऐसा देखने को मिला कि जो कैथोड किरणें हैं ना वो इस तरीके से जा तो सीधा ही रही है, इस तरीके से जाएंगी और फिर से वो इधर मुड़ जाती हैं, वो इधर मुड़ जाती हैं, इधर इसकी ओर ना जाकर ऋणात्मक आवेश की ओर ना जाकर धनात्मक आवेश की ओर चली जाती हैं। और हम इतनी बात जानते हैं कि जो प्लस है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये जो प्लस है, इसका मतलब ये माइनस है, तभी तो इसकी ओर आकर्षित हो गया ना, इसकी ओर प्रतिकर्षित, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्रतिकर्षण करते हैं, प्लस माइनस आकर्षण करते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणों पर आवेश होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह मतलब कैथोड किरणें हैं वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होगा, भटक जाएंगी, ठीक है ना। जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, जब कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो यह धन आवेश की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो देख रहे हैं ना, ये धन आवेश की ओर आकर्षित हो गई हैं। अतः स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणों ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि जो ये कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। सही बात है जी। अगला हमारा आता है कि कैथोड किरणें विद्युत विसर्ग नली में भारी गैस को आयनित कर देती हैं। मतलब जो विद्युत विसर्ग नली में जो भी हम गैस भरेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस भरते हैं ना तभी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन जो गैस हम भरेंगे तो उसको क्या कर देगा, आयनित कर देता है। मतलब आयनित का मतलब इस पर आवेश आ जाएगा, जैसे H+, ऐसे कुछ आयन हो जाएंगे। अगला यहाँ पे कह रहा है कि फोटोग्राफी प्लेट पर को काला कर देती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। ये अगर फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरे कराएंगे ना, एक्सरे, तो उसमें आप देखिएगा एक्सरे में क्या होता है, फोटोग्राफी वही प्लेट है जी जो एक्सरे आप कराते हैं तो उस पर देखेंगे कि देखते हैं ना डॉक्टर, इस तरीके से एक प्लेट होता है, उसमें हड्डी उड्डी टूटी होती है किसी का, तो उसमें आता है
तो वही प्लेट ही ना फोटोग्राफी प्लेट है, तो फोटोग्राफी प्लेट को वो काला कर देता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, धातु की पतली पन्नी से आर पार निकल जाता है। जो कैथोड किरणें हैं धातु की जो पतली पन्नी है उससे आर पार निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसका गुण है जी। मैं आशा करता हूं कि ये जो गुण है आपको समझ में आ गए होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब इस गुण के आधार पर इसका कुछ निष्कर्ष निकाला गया, वो क्या है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमने लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी गुणों से यह निष्कर्ष निकलता है, मतलब निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, और वो भी खुद ऋणावेशित होती हैं। दूसरी बात, जो स्टोनी ने इन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा था, स्टोनी नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस किरणों को क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहा था। परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो जाता है वो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक को जाता है, ठीक है ना। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक को इनका खोज का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के जितने भी गुण हैं ना उनका अध्ययन किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन के गुणों को बताया है, किन्होंने, जे थॉमसन ने। इसलिए जे थॉमसन आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, या जे टॉमसन भी कहते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक कण होता है। मौलिक कण मतलब मूल कण है जी। मूल कण का मतलब है कि कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सभी में जी। तो इसलिए मौलिक या मूल कण कह सकते हैं हम। आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्लास थी जो कि आपको समझ में भी आए होंगे। मैं मात्र एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए हैं तब जाकर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो सपना है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें और उस हिस्से में आप भी भागीदारी लें, उसमें आप हिस्सा लें, ठीक है। और हिस्सा लेने का मतलब ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें जिससे कि वो भी रट कर नहीं समझ कर याद कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें ये बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।